बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशंस ऑफ केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी हमने एप्लीकेशन पढ़नी है। सबसे जो पहली एप्लीकेशन है वो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम ये हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और इनको हम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। जब हम इसके लिए केसी लिखते हैं तो केसी किसके बराबर आ जाएगा? प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। केसी इसके बराबर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक QC भी लिखते हैं जिसको हम सिंपली रेशो कहते हैं, QC। वो भी मैं लिख देता हूँ। QC इज आल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट्स हाँ जी, QC को हम सिंपल रेशो भी कहते हैं, इसका नाम रेशो भी है। कोशेंट, QC कोशेंट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, कोशेंट। अच्छा, अब हमने जो मेन पॉइंट डिस्कस करना है वो ये है कि देखिए, अगर आप गौर करें तो दोनों में ज़ाहरी तौर पे कोई फ़र्क नज़र, वो भी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, वो भी प्रोडक्ट ओवर। अगर आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो ले लें एट इक्विलिब्रियम टाइम, यानी जब फॉरवर्ड और रिवर्स रेट बराबर हो उस वक़्त आप रेशो लें तो वो केसी है। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम के बगैर उसको डिवाइड कर लें, मतलब अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, इक्विलिब्रियम के बगैर आप ले लें तो ऑब्वियसली फिर इसको आप QC कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को डिवाइड करें विदाउट इक्विलिब्रियम, देन इट इज कॉल्ड QC, एंड इफ इट इज एट इक्विलिब्रियम देन इट इज कॉल्ड KC। अब मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इफ QC, या बुक वाले ने रेशो का नाम लिया है, इफ रेशो या QC लेस देन KC। पहला पॉइंट है इफ रेशो या QC क्या है? लेस देन KC। इसका मतलब क्या है? अगर ये चीज छोटी है उससे तो इसका मतलब बटे, ये जो बटे वाली फ्रैक्शन होती है वो छोटी कब होती है? जब उसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। ऊपर वाला हिस्सा छोटा है, नीचे वाला हिस्सा बड़ा है। जरा गौर करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब अगर प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट वहां पर, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो कम पर इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए, रिएक्शन इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जाएगा? क्यों? देखें, वहां रिएक्टेंट कम है और प्रोडक्ट, इसका मतलब टू अटेन द इक्विलिब्रियम इट विल मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन द मोर प्रोडक्ट्स। ज्यादा प्रोडक्ट हासिल करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशो कम है, उसमें प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट। इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हासिल करने के लिए इट विल मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो इसका मतलब रिएक्शन विल मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर होगी बात? नंबर 2,
दूसरा पॉइंट देख लें, इफ रेशो या QC ग्रेटर देन, ये बात उसके उलट है। अगर QC ग्रेटर है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोडक्ट ज्यादा है, अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब ये इट विल मूव टू द रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन द इक्विलिब्रियम, टू अटेन द। आखिरी पॉइंट रह गया, ये बैकवर्ड आएगा इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड। क्लियर। तीसरा जो पॉइंट है, अगर QC जो है जिसको आप रेशो कह रहे हैं बराबर हो जाए KC के, तो रिएक्शन जो है वो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पर होगा, इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। क्लियर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ओके, शाबाश। दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, पॉइंट 2। If when पहला पॉइंट, KC is very large, it means a reaction is almost complete। मसलन देखें, यहाँ मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, O3O, KC की वैल्यू है 10⁻⁸ एट, देखें ज़रा, हमने ये बात डिस्कस की कि अगर KC की वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो उसका मतलब दो बातें इसके ज़हन में आ जाती हैं। पहली बात तो ये है कि रिएक्शन बहुत आगे जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है, नियर टू कंप्लीट है। और दूसरी बात ये भी ज़हन में रख लें कि अगर कोई बंदा आपको ये बताता है कि इसके लिए KC बहुत बड़ी है, तो आपके ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि इस रिएक्शन की फॉरवर्ड में बहुत ज़्यादा अफिनिटी है, यानी इसकी प्रोडक्ट बनाने की अफिनिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी प्रोडक्ट बनाने की अफिनिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर KC बहुत स्मॉल आ जाए, KC बहुत, तो इससे भी आप दो बातें अख्ज़ करेंगे। एक तो ये बात अख्ज़ करेंगे कि अभी रिएक्शन इनिशियल स्टेज पर है, दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि इसकी लिटिल अफिनिटी है कि वो फॉरवर्ड में जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर लिटिल अफिनिटी की बात उस वक्त होगी जब आप पूरा रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, फिर आपके बात ये ज़हन में आती है। लेकिन अभी, यानी अगर आप यहाँ पर, उसने यही बात कही है कि उसने एक एग्जांपल भी दी है, वो भी हम देख लेते हैं कि जब व्हेन KC इज वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है उसके रिएक्टेंट्स की जो है लिटिल अफिनिटी है टू मूव द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक होगी बात। एग्जांपल एक दी हुई है उसने, HF की जो डिकम्पोजिशन है वो देख लीजिए, HF, उसकी डिकम्पोजिशन H2+ फ्लोराइड, तो KC कितना है 10⁻⁻13। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब अब आपको समझ आ गई कि अगर KC की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो रिएक्टेंट्स हैज़ लिटिल अफिनिटी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट बनाने की जो अफिनिटी है रिएक्टेंट्स की वो बहुत कम है। क्लियर। तीसरा पॉइंट, when KC is neither too small nor too large। तीसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि रिएक्शन की बहुत ज्यादा अफिनिटी है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की तरफ। यहां आप कह सकते हैं दे हैव लिटिल अफिनिटी टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। यहां पर आप कह सकते हैं कि अप्रिशिएबल
मतलब ना बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की एफिनिटी है ना बहुत कम, दरमियानी एफिनिटी है। उसकी वैल्यू जो है केसी की ना बहुत बड़ी है और ना बहुत छोटी है। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। द इफेक्ट ऑफ कंडीशंस ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तीसरी एप्लीकेशन। द इफेक्ट ऑफ conditions of the on the position of equilibrium on। देखें जी, वो ये कह रहा है कि केसी की वैल्यू कांस्टेंट है फॉर अ गिवन टेम्परेचर। पहली बात मैं बोल रहा हूँ कि द केसी हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ गिवन टेम्परेचर। यानी गिवन टेम्परेचर का मतलब अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो केसी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि केसी की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होती है। आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसको। केसी की वैल्यू कांस्टेंट है फॉर अ given temperature या at constant temperature. When we would change the temperature, then Kc value can be changed. एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि although Kc की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज हो जाती है बाय द चेंज ऑफ प्रेशर, बाय द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इवन बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमेशा डिस्प्लेस होती है। क्या होती है? डिस्प्लेस होती है। इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि आप एक पत्थर पानी में फेंकते हैं, पानी बिल्कुल स्टैटिक पड़ा हुआ है, साकन है, आपने उसमें पत्थर स्टोन ड्रॉप किया तो वो फ़ौरन वहाँ से वेव्स बनना शुरू हुई, यानी उसकी जो स्टैटिक और इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो गई। उसने फ़ौरन अपने आप को रिटेन करना है। मेरी बात समझ में आ गई? उसने उस पत्थर के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी है और उसके पानी के मॉलिक्यूल्स ने एक दफ़ा हिलने के बाद दोबारा उस पोजीशन में आना है। उसने अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को दोबारा रिटेन करना है और उसके लिए ज़ाहिर बात है इट वो टेक अ स्मॉल टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा और वो दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब किया। कैसे किया? एक प्रेशर कह लें या उसके अंदर पत्थर ड्रॉप करके, जो भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम इस बात को ऐसे डिस्कस करते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो या इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर या कोई भी इफ़ेक्ट लगाकर आप पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। आप पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमारे पास है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्या नाम है इसका? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये क्या है? इसको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसको समझ लें। वो कह रहा है कि व्हेन अ स्ट्रेस इज़ अप्लाइड ऑन अ सिस्टम, जब किसी भी सिस्टम के ऊपर हम स्ट्रेस लगाते हैं, जब हम किसी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस लगाने से क्या मुराद है? मतलब आप प्रेशर उसका चेंज कर दें, आप उसके ऊपर टेम्परेचर लगा दें, टेम्परेचर कम कर दें, या आप उसके ऊपर प्रेशर लगा दें। तीन तरीक़ों से इक्विलिब्रियम की सूरत में आप उसकी पोजीशन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। क्या क्या? ये तीन चीज़ें लगाकर आप उसकी पोजीशन को डिस्प्लेस करते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है, ली चैटलियर ये कहता है कि इसकी मिसाल एक और ऐसे भी है, जैसे आपने वो समझा होगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो तो कहता है ना एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल, कि आप एक दीवार के ऊपर बॉल मारते हैं तो बॉल भी एक दीवार भी एक रिवर्स में एक फोर्स लगाती है।
वो तो कह रहा है बराबर है, लेकिन ये थोड़ी सी बात थोड़ी अलग तरीके से कर रहा है। वो कह रहा है कि जब आप किसी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे तो सिस्टम भी रिवर्स में एक स्ट्रेस लगाएगा, सिस्टम भी, और सिस्टम की लगी हुई जो स्ट्रेस है वो हमारी स्ट्रेस के इफेक्ट को नलिफाई करेगी। क्या करेगी? नलिफाई करेगी, यानी डाउन करेगी, मिनिमाइज करेगी। क्या करेगी? इन अदर वर्ड्स देखें, आपने स्ट्रेस लगाई, सिस्टम हिला। पानी की मिसाल आपको मैंने दी कि जैसे आपने पत्थर ड्रॉप किया, पानी हिला और फौरन विद इन शॉर्ट टाइम उसने अपनी पोजीशन को दोबारा अटेन कर लिया, लेकिन कुछ टाइम तो लगा। इसका मतलब उसकी पोजीशन डिस्प्लेस हुई है, उसकी पोजीशन बोलो डिस्प्लेस हुई है। इसी तरह वो ये कह रहा है कि व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम, जब किसी भी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस लगेगी, व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ, व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम and the system acts in such a way, system acts in that it is to nullify the effect of that stress, कि वो हमारी स्ट्रेस के इफेक्ट को नलिफाई, NULLIFY, नलिफाई, नलिफाई होता है मिनिमाइज करना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि कोई भी हमारे पास स्ट्रेस है वो हम किस शक्ल में लगा सकते हैं? प्रेशर की शक्ल में, बोलो, कंसंट्रेशन की शक्ल में, एंड टेम्परेचर की शक्ल में। ओके होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अब आपने इसमें कंसंट्रेशन के इफेक्ट को स्टडी करना है, रिएक्शन को स्टडी नहीं करना। रिएक्शन को आपने समझ लेना है, जैसे उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं बोर्ड के अंदर कि वो थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकता है। अगर उसने कोई रिएक्शन चेंज कर दिया तो फिर आप वहाँ पर फ्लॉप होंगे। इसलिए आपको इसका थीम और बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले उसने एक रिएक्शन दिया है BiCl3 प्लस वाटर। ये रिएक्ट किया और बना BiOCl प्लस HCl। इसके लिए आप कैसे लिखो? वो क्या बनेगा? Bi जो है ये बिस्मथ है, बिस्मथ क्लोराइड, बिस्मथ क्लोराइड और वाटर और उसके साथ मिलकर बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड बन गया। ये जो BiOCl बना है ये वाटर में इनसॉल्युबल है। क्या है? वाटर में, बोलिए, इनसॉल्युबल है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल है वाटर में। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि जैसे ही उसके साथ रिएक्ट करेगा तो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, वो वाटर में इनसॉल्युबल है, तो सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन से क्लाउडी सोल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा? क्लाउडी, क्लाउडनेस आनी शुरू हो जाएगी। जैसे दूध का रंग नहीं होता, दूध और लस्सी, दही की लस्सी जो होती है, ये दोनों में सॉल्युबिलिटी 100% नहीं है कि है। दीज आर नॉट ट्रू सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि लस्सी आप कह सकते होंगे, लेकिन दूध को आप समझते होंगे ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन दूध भी ट्रू सॉल्यूशन। सिर्फ इन दोनों में फर्क क्या है? पार्टिकल के साइज का फर्क है। क्या है? लस्सी जो है, दही की जो लस्सी है, उसमें पार्टिकल का साइज बड़ा है, और जो दूध है उसमें पार्टिकल का साइज, दूध कोलाइड है। क्या है? कोलाइड, कोलाइडल सॉल्यूशन, और जो लस्सी है वो सस्पेंशन है। क्या है? सस्पेंशन में क्या होता है? पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और वो थोड़ी देर के बाद सेटल डाउन हो जाते हैं।
बड़े साइज, थोड़ा देर आप शेक करेंगे वो नज़र आएंगे आपको, और थोड़ी देर के बाद दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम। क्लियर होगी बात? ट्रू सोल्यूशन क्या? चीनी को पानी में हल करें, दिस इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। आप थोड़ा शरबत लें, पानी में मिला दी, दिस इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। लेकिन कोलाइड या सस्पेंशन है, दे आर नॉट ट्रू सोल्यूशंस। यहां पर हम कह रहे हैं कि जब ये इनसॉल्युबल होगा तो ट्रू सोल्यूशन जो है, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन, क्लाउडनेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? अब हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब सबसे पहले अगर आपने ये बात याद रखनी है, एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। आप जिस साइड पर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, जिस साइड पे रिएक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जिस साइड पे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन, मसलन आप प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन ज्यादा करते हैं तो रिएक्शन विल मूव टू द रिएक्टेंट साइड, और अगर आप रिएक्टेंट साइड पे कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन विल मूव टू द प्रोडक्ट साइड। क्लियर होगी बात? मिसाल के तौर पर इफ वी ऐड BiCl3, इफ वी ऐड द, अब आपको ये पता होना चाहिए कि BiCl3 ऐड करने का मतलब रिएक्टेंट ही है, यानी आपने रिएक्टेंट ऐड कर दिया तो इट विल मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट विल मूव टू द, यानी प्रोडक्ट साइड पे चला जाएगा। इफ यू ऐड द BiOCl और HCl then it would move to the backward direction। क्लियर होगी बात? अगर आपने इसको कोई एक रिएक्टेंट रिमूव कर दें, कोई भी, लेट्स सपोज ये दोनों रिएक्टेंट रिमूव करना शुरू कर दें। पहले मैंने ऐड करने की बात की है, अब मैंने क्या की है? रिमूव करने की बात की है। अगर आप रिमूव करना शुरू कर दें तो जाहिर बात है कंसंट्रेशन तो फिर भी चेंज हो गई। और बोलो, कंसंट्रेशन मैंने कहा जिधर ज्यादा होगी रिएक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मसलन आपने इधर से रिमूव किया, इधर कंसंट्रेशन कम हो गई और उधर, अगर इधर ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। क्लियर? इफ यू रिमूव द रिएक्टेंट्स, इसका मतलब अगर इनमें से कोई रिएक्टेंट दोनों रिमूव करते हैं तो क्या होगा? बोलिए। इधर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और रिएक्शन विल मूव टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? अब हम इनको आखिरी जो पॉइंट है इसके अंदर उसने लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। अगर आप ये दोनों रिएक्टेंट कंटिन्यूसली ऐड करें, क्या करें? और इन दोनों प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली रिमूव करें तो रिएक्शन विल मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या करेंगे? फॉरवर्ड। देखें ना, इधर आप ऐड करते जा रहे हैं, इधर रिमूव, तो कंसंट्रेशन तो उधर ही ज्यादा, इधर से आप रिमूव करते जा रहे हैं और उधर, तो रिएक्शन विल मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर होगी बात? और अगर आप इधर ऐड करते जाएं और उधर से रिमूव करते जाएं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब रिएक्शन वो कोई भी दे सकता है, वो चेंज भी कर सकता है, इसलिए उसकी मर्जी है, आपने इस बात से परेशान नहीं होना। अगला जो इफेक्ट है वो हमारा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, सबसे पहली बात इसको स्टडी करने के लिए वो ये है कि रिएक्शन शुड बी गैसियस रिएक्ट इन गैसियस फेज या इन गैस फेज। ठीक है। नंबर 2, NP should not be equal to NR। ये दो बातें हैं इसको अंडरस्टैंड और स्टडी करने के लिए, अदरवाइज इफेक्ट ऑफ प्रेशर स्टडी नहीं होगा।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर यूं समझ लें एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, डेल्टा एन जीरो हो जाए, डेल्टा एन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं लगेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर उस वक्त लगेगा जब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट्स के बराबर नहीं है। क्लियर। दूसरी बात, रिएक्शन क्या है, गैसियस, गैस फेज में होना चाहिए। हमारे पास उसने एक एग्जांपल दी है 2SO2 प्लस O2 और ये SO2 और O2 और ये बन गया SO3, गैस और गैस। और ये केस है NR ग्रेटर दैन NP। देख लें, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये 2 मोल हैं और ये तो बराबर कितने हो गए, और इधर कितने मोल हैं। जो बैलेंस्ड कोफिशिएंट हैं, बैलेंस्ड कोफिशिएंट्स यानी कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो मोल्स हैं। वो क्या है, उसके SO2 के 2 मोल हैं और इसका 1, इसके साथ कुछ नहीं है 1, और इसके साथ 2 और 1, रिएक्टेंट के 3 मोल हो गए। और प्रोडक्ट के देखें 2, प्रोडक्ट के कितने मोल है, इधर 3 मोल है, इधर। क्लियर। इसका मतलब रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं देन प्रोडक्ट्स। क्लियर। रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा हैं देन प्रोडक्ट्स। ओके होगी बात। इसका मतलब अब आपने ये बात ज़हन में रख लेनी है कि जब रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के मोल कम हैं तो इस तरफ वॉल्यूम ज़्यादा है और उस तरफ कम है। इसको आपने सिंपल एक बात को जहन में बिठा लेना है। वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं एक हिंट देता हूं जिसके ज़रिए आपको इसको आसान याद करना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, ठीक है, जब प्रेशर क्या करोगे तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड। वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। इट वुड मूव टू दैट डायरेक्शन with the fewer number of moles। ये एक लाइन अगर आप समझ लें तो समझ लें आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ आ गया। बड़ी आसान और अहम तरीन बात है। मैंने लिखा है कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, देखिए एक बात आप समझ लें कि NP और NR बराबर नहीं है। जब वो बराबर नहीं है इसका मतलब या तो रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं या एक के मोल ज्यादा हैं, किसी के भी हो सकते हैं। मैंने कहा है कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे क्या करेंगे, तो ये उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में कम मोल हैं, जिस डायरेक्शन में, एंड वाइस वर्सा। मसलन आपने प्रेशर लगाया, इधर मोल ज्यादा हैं, इधर मोल नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि किस डायरेक्शन में जाएगा, शाबाश, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन P इज इंक्रीज्ड, जब आपने P इंक्रीज्ड कर दिया तो इट वुड मूव टू द, बोलिए, मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट वुड मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। और दूसरी बात क्या होगी, व्हेन P इज, बोलो, डिक्रीज्ड, तो इट वुड मूव टू द, बोलिए, टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। शाबाश। ओके होगी बात। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।